अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में जो आपको कहानी दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, इसका चर्चा पिछले चंद रोज़ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत ज़्यादा है कि मुगलपुरा के इलाके में एक 2 बच्चों की मां को ससुरालियों की जानिब से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन ये मामला सिर्फ इतना नहीं है। 4 बरस पहले जब इस खातून की, इस लड़की की शादी होती है, तो शादी के 1 साल बाद ही इसको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया जाता है। कई मर्तबा इस पर तशद्दुद किया जाता है, फिर ये नाराज़ होकर अपने माँ बाप के घर आती है। फिर सुलह सफाई के बाद इसको ससुराल वापस भेज दिया जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिस पर पुलिस कोई मुकदमा दर्ज नहीं करती। इस वाक़े के हवाले से बहुत सी कहानियाँ सामने आई हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि अगर पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती और इससे पहले होने वाले इन्हीं दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो वाक़यात पेश आए उस पर FIR दर्ज की जाती, तो शायद ये वाक़या ही पेश ना आता। ये कैसे होता है और ये क्यों होता है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको बताते हैं कि जब भी ख़वातीन को ससुरालियों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात याद दहानी में आ जाते हैं। लेकिन जो ख़ासकर मुगलपुरे का इलाका है, वहाँ पर 2 बच्चों की माँ और तकरीबन 23-24 साला लड़की को ससुरालियों की जानिब से जब तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो इस केस के हवाले से जब हमने लवाहकीन से बात की तो बहुत सारे अहम इंकशाफात सामने आए। 4 बरस पहले जब इस लड़की की शादी होती है तो इसको शादी के 1 साल बाद बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाने का आगाज़ हो जाता है। बच्ची के वालिदैन कई मरतबा थानों में मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्तें देते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर इससे पहले जो सबसे अफसोसनाक वाक़या बच्ची की हलाकत का पेश आता है, अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती तो हमें ऐसा लगता है कि ये मामला शायद इस हद तक ना पहुंचता। थाना मिल्लत पार्क हो, थाना गाज़ियाबाद हो या थाना मुगलपुरा हो, इन 3 थानों की हदूद में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात इस केस से जुड़े पेश आते हैं। लेकिन पुलिस आज के उन मुलज़िमों का साथ देती है जो इस लड़की को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर देते हैं। एक तरफ तो एक बाप की बेटी को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, दूसरी जानिब पुलिस जो है उस बाप के मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तिहान लेती रही और नौबत इस हद तक पहुंचती है कि बिल आखिर उस बाप की बेटी को कत्ल कर दिया जाता है। लवाहकीन क्या कहते हैं, भाई क्या कहता है और बाप क्या कहता है, ये सब कुछ आपको उनकी ज़ुबानी दिखाते हैं आगे चल के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि मुगलपुरा के इलाके में एक हवा की बेटी को किस तरह से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ससुरालियों की जानिब से और शोहर की जानिब से इससे पहले भी उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। मकतूला के वालिद और इस मुकदमे के मुद्दई हैं हमारे साथ। इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि कितना अरसा पहले इस पे तशद्दुद होता रहा और ये क्यों खामोश रहे और क्यों अपनी बेटी को उस घर से जो है वो आज़ाद नहीं करवा सके जहाँ पर उस पर इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था उसको। सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और अक्सर बेटियां जब बाप ब्याहता है तो वो यही सोचता है कि अब उस घर में ही हमेशा वो रहेगी और उस घर से ही उसका
जनाजा आएगा, लेकिन इस तरह की मौत और इस तरह का दुख बाप कोई भी तवक्को नहीं करता है। क्या हुआ था? ऐसा है कि क्या नाम, आज से 4 साल पहले एक रिश्ता कराने वाली ने ये रिश्ता करवाया। हमने जिस तरह जाके मोहल्ले में से पूछना या दुकानदारों से पूछना, उनसे पूछा हमने, सब ना ये कह देते थे कि ठीक है। अब उसको बच्चा जो सा था वो उस वक़्त वहाँ पे था दुबई में, कि जी लड़का दुबई में होता है। ठीक है। दुबई में मेरी सिस्टर है, उनकी बेटी जो उनसी है वो वहाँ पर है, उसका हस्बैंड भी वहीं पे है। वो तकरीबन काफ़ी अर्से से वहाँ वो लोग थे। उनको हमने एड्रेस दिया कि इसी से एड्रेस के ऊपर लड़का ये काम करता है, ज़रा जाके वेरिफिकेशन करो उसकी। उन्होंने वहाँ पे वेरिफिकेशन की। उन्होंने बताया कि ये बंदा हमारे पास तकरीबन 2 महीने से यहाँ पे काम कर रहा है। बस वो इतना पूछ के वो उन्होंने भी हमें बता दिया, हम भी मुतमईन हो गए। हमने रिश्ता कर दिया, रिश्ता किया, चलता रहा। तकरीबन कोई साल, 1 साल, सवा साल कोई बातचीत सामने नहीं आ रही थी, लेकिन बच्ची की सेहत और उसके चेहरे से महसूस होता था कि दुख में है, तकलीफ में है ये। ठीक है। लेकिन हम खामोश इसलिए थे कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे इल्म में नहीं आती थी बात कोई भी ना, जो भी कुछ हो रहा था। ठीक। अब वो ऐसा वक्त गुजरता रहा। तो कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि क्या नाम ना, मुझे वो 5 तारीख थी, मुझे फ़ोन आता है इसका जुनेद का कि जी आपको ना मुगलपुरा थाने में मैं हूँ, तो ज़रा वहाँ पर आप आए, वहाँ पे कोई काम है, ये है वो है। मैं कहा अच्छा। मैं उधर गया तो उधर कुछ भी नहीं था। मुझे इसने फेक फ़ोन करके वहाँ बुलवाया बस। कहाँ पे बुलाया? घर? तो मुगलपुरा थाने में। ठीक है। अब वहाँ मैं थाने में मौजूद हूँ, तो मेरे घर से मेरी बेटी का फ़ोन आता है, बड़ी बेटी का फ़ोन आता है कि पापा ये लोग यहाँ आए हुए हैं और ये हमें मार रहे हैं। मैं क्या कौन लोग हैं? कि जुनेद है, उसकी यही दोनों बहनें, यही माँ और एक उसका दोस्त था। उन्होंने इनको यहाँ काफ़ी ज़दों को ठुडे मारे, ये क्या वो क्या। मई की बात है ये, 2024 मई की बात है। मैं वहाँ से फौरी मोटरसाइकिल लेके भागा, इधर आया हूँ तो इधर मिलत पार्क थाने की पुलिस आई हुई थी। मेरी बच्ची ने 15 कॉल चला के पुलिस बुलाई हुई थी यहाँ पर। सब ये सोफ़े वगैरह उल्टे पुलटे हुए थे। बेगम मेरी की हालत बहुत ख़राब थी। मैं फौरी तौर के ऊपर उनको डॉक्टर के ले गया। डॉक्टर ने कहा जी इनको आप ना हॉस्पिटल ले जाएं। मैं हॉस्पिटल लेकर गया हूँ, सर्विस हॉस्पिटल। उन्होंने उनके एक्सरे किए, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लिख कर दी उन्होंने, जो भी कुछ सब मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। उसके 5 तारीख को ये वकूआ हुआ है, 8 तारीख को मेरी बेगम की डेथ हो जाती है। वो ठुडे लगने की वजह से जो कुछ मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन दी थाना मिलत पार्क में, उसकी भी रसीद मेरे पास मौजूद है। इन लोगों का एक्चुअल बिजनेस जो सा है वो है ये शराब बेचते हैं और ना ये आइस बेचते हैं। ये आपको कैसे और कब पता चला? ये अब पता चल रहा है हमें। कैसे पता चला है हमें कि हम वहाँ पर थाने में मैंने एप्लीकेशन दी, मुगलपुरा थाने में 2 एप्लीकेशंस दी, जो जिनका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, जिनकी रसीदें मेरे पास मौजूद हैं, जो कंप्यूटराइज निकलती हैं। ठीक है। हमारा पर्चा नहीं उन्होंने काटा, पुलिस ने इनके खिलाफ पर्चा नहीं काटा कि आपकी बेटी को तशद्दुद किया जाता है, मारा पीटा जाता है। वो FIR या कोई उस पर कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं। मुगलपुरा पुलिस ने 2 दफ़ा मैंने वहाँ पे दी एप्लीकेशन, दोनों रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। ठीक है। 2 दफ़ा मैंने यहाँ दी मिलत पार्क के अंदर, दोनों रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं। नहीं यहाँ पे भी नहीं हुआ पर्चा मेरा, यहाँ पे भी नहीं काटा इन्होंने। ठीक है। अब जब यहाँ पर मैंने अपनी वाइफ का पर्चा दिया, आपके पास वो तमाम सबूत मेरे पास, मैं अभी कहते हैं मैं आपको वज़ीर-ए-आला पंजाब का जो है कहना है कि बच्चों और ख़वातीन के हवाले से अगर कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा काम होता है तो वो उनके लिए रेड लाइन है। पंजाब पुलिस भी दावा करती है कि कोई भी एप्लीकेशन आए तो फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए। एक बाप जो अपनी बेटी को गवा बैठा, ससुरालियों ने उसको कत्ल कर दिया, 2 से 3 मरतबा ये मामला थाने में जाता है। इससे पहले मुगलपुरा थाना और मिलत पार्क थाना में भी ये मामला जाता है, लेकिन पुलिस
मुकदमा दर्ज नहीं करती। अगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया होता और कोई कानून के मुताबिक कार्रवाई की होती तो शायद वो बच्ची आज इनके पास ज़िंदा सलामत होती। लेकिन यकीनन इस पे भी एक कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे भी कोई तहकीकात होनी चाहिए, इस पे भी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो मुकदमात के लिए दरख्वास्त दी गई, जिसके लिए रसीदें भी इनके पास मौजूद हैं, और एक बाप जो है फरियाद भी करता है पुलिस हुकाम से और आला हुकाम से, ये भी कहता है कि वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है? जी बताइएगा आगे। अच्छा, ये वहाँ थानों को मंथली देते हैं, ये अपना काम जो ये 2 नंबर काम करते हैं उसकी वजह से मंशियात मंशियात फरोश है ये तो। और ये मंथली देते थे वहाँ पे उनको, उसकी वजह से ना तो आप बिलीव करें कि वो एक है, उसका नाम है रफ़ीक, नाम है उसका, ASI है या वो SHO है, ये जो भी है, वो है गाज़ियाबाद थाने में लगा हुआ। वो वहाँ से वो बंदा भी इनके 24 घंटे इनके साथ होता है। एक मुगलपुरा थाने का लड़का है, वो भी इनके साथ होता है। पुलिस वाले तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। जब मैंने यहाँ मिलत पार्क में दरख्वास्त दी, वो दोनों यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है। उन्होंने, आसिफ यहाँ पर SHO था, उसको पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, वो यहाँ की पुलिस हमारे खिलाफ हो गई। अच्छा जी, देखने आ करने आ जी, इस तरह करके बातचीत। खैर, इन्होंने पर्चा नहीं किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि इसी साल 5 मई को तो मेरी इन्होंने वाइफ को मारा। उसके बाद जब वो घर पे आके उन्होंने जदों को किया, सामान बिखरा, तो आपकी बेगम साहिबा को ठुडे मारे उन्होंने, सीने पे ठुडे मारे, मुक्के मारे। मेडिकल हुआ उसका? मैंने मेडिकल, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं सारी, सर्विस हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है और थाना में हमने दी है। उन्होंने कोई पर्चा नहीं काटा, कोई कुछ नहीं है जी, बच्ची तुसी बचाओ, तुसी की करते पे, केड़े पासे जा रहे हो। ये काम तो पुलिस का नहीं है। पुलिस का नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि वो उन्होंने हमें वहाँ से, और कुछ महल्लेदार आ जाते थे उनके, यहाँ के महल्लेदारों को बीच में डाल, अपनी दोस्ती यारी कहीं निकल आती थी। मैं भी ये सोचता था कि चल यार। अब उसके बाद जो बात सामने आती है ना, वो ये आती है कि इतना कुछ मेरी बच्ची के साथ हुआ है, 2-2.5 साल से ये चक्कर चल रहा है, तो मुझे क्यों नहीं, कि इल्म में क्यों नहीं आता? वो बच्ची को कहते थे कि जाके अपने घर से पैसे लेकर आ। बेगम मेरी एजेंसी थी, वो जो थोड़ा बहुत जिस तरह भी करती कराती रहती थी। बेटी का घर बस है, बेटी खुश रहे घर में, और आपको पता भी नहीं था? कोई मुझे मैं तो सुबह काम पे चला गया, शाम को मैं और मेरा बेटा हम दोनों काम पे चले जाते हैं। सुबह 10 बजे, रात को हम आते हैं 8-9 बजे आते हैं, खाना खुना खाया, थोड़ी देर टीवी देखा, सो गए। सुबह उठ के फिर हम, मेरी तकरीबन 40-45 साल से यही रूटीन है मेरी। ठीक है। वो जिस वक्त मेरी वाइफ फौत हो गई, तो फिर उसके बाद जो डिमांड्स आनी शुरू हुई, तो वो फिर डायरेक्ट आपके पास आई? वो मेरे पास नहीं आई। वो मेरी बड़ी बेटी जो मेरे साथ रहती हैं, उनको वो, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी और मेरी वाइफ, ये दोनों उनकी डिमांड पूरी करती रहती थी। अब उन्होंने उसको पर जब वज़न डाला ना, तो उसने फिर मुझे सारी बात बताई कि पापा इनको हमने AC हमने लेकर दिया, ये क्या होती है LCD ये लेकर दी। फिर AC लगाने के बाद कहने लगे जी बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, हम तो नहीं दे सकते। वो बिल ये देती रही मेरी वाइफ। फिर भी तशद्दुद उस पे किया जाता रहा। वो जब नहीं देती थी ना, नहीं, मेरी वाइफ को क्यों मारा कि इन्होंने 1.5 लाख रुपए उससे मांगा। उसने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तन दसने उन्हें गालियाँ दे के ना। फिर अपनी माँ बहनों को साथ लेके, दोस्त को लेके यहाँ आके इस घर में ही मारा पीटा, और उनको वो जान से गई बेचारी वो भी। अब भी ये लास्ट टाइम भी यही बात है कि क्या नाम, इन्होंने ना, ये मेरा बेटा जो उनसा नबील, इसके खिलाफ खुद मारा बच्ची को। उसका 8 महीने का बच्चा था, वो बच्चा मर गया पेट में। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे जाके इन्होंने उसको, उसकी भी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वॉइस रिकॉर्डिंग, जो आप सुनेंगे। एक सुना दूंगा ना आपको इंटरव्यू या किसी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कि यार ये क्या चक्कर है, ये मैं या कोई और नहीं कर रहा है, ये मेरी बेटी जो मरी है उसकी आवाज़ है, जो वहाँ डॉक्टर ट्रीट कर रही थी उसकी आवाज़ है। ये पुलिस वालों को आपने सुनाई? सर मैंने उनको वो लिख कर, मैं अभी दिखाता हूँ वॉइस की पूरी लिख कर ना, मैंने
1 to 1 के भी ये अनिका ये बोल रही है, डॉक्टर ये बोल रही है, मेरी बेटी ये बोल रही है, मदिया जो यहाँ पर है, वो सारी मैंने पूरी वॉइस की रिकॉर्ड वो लिख के वो तक वहाँ पे दिए मैंने उनको, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जब मेरे बेटे के ऊपर पर्चा हो गया, जब जमानत के लिए हम जाते थे, जज ने बहन को मारने का पर्चा भाई पे हो गया, भाई के ऊपर हो गया कि जी इसका बच्चा जो था भाई ने मारा है, जबकि वो यहाँ लाहौर में था ही नहीं, वो उस वक्त वहाँ था इस्लामाबाद, वो भी मुगलपुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। मुगलपुरा थाने में ही हुआ। वहाँ पर आईओ था, उसका नाम था वारिस, तारिक मकसूद नाम है जज का। उसने उसको कहा कि यार आप ज़िम्नियाँ लिख रहे हो, आप बच्ची को पेश करो। बयान दे अदालत में आके। हाँ, बयान दे। उसने बच्ची को नहीं पेश किया। मुकदमा जो झूठा था। मैं उसको कहता रहा कि यार खुदा का वास्ता मेरी बच्ची को वहाँ से बाज़ियाब करा के अपने पास बुलाओ, यहाँ पे उससे बयान लो उससे कि क्या हो रहा है तेरे साथ क्या नहीं। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਤੁਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਤੁਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਸੁलह सफाई करो। अच्छा, करते करते लास्ट ना मुझे उन्होंने उसने बुलाया, वारिस ने, कहता जी कि क्या नाम ना ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਲੈ के चलो। मैं वहाँ पे वो सदीक मछली वाला है वहाँ लेकर गया उसको। वहाँ पे 2 पुलिस वाले और थे और ये था, खाना गुना खाया इन्होंने। वो 2 पुलिस वाले वही थे, एक रफ़ीक और एक और जो मुलजिमों के साथी थे, जो मुलजिमों के साथ। वो वहाँ पे मेरा काफ़ी बिल बना। उसके बाद मुझे कहते तू इंज करो 50,000 रुपये साम दो। मैंने कहा यार मैं तनख्वाहदार आदमी हूँ, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने 20,000 रुपये उसको रिश्वत का दिया। फिर जाके उन पेश इसने फिर भी नहीं किया। फिर इसने उनको कहा कि यार तुसी ना इंज करो, पेश नहीं करना ना, तुसी हल्फिया बयान लिख दो, मैं ज़िमनी च लिख के ना कि मैं खुद जाके करवा के आया ये वो, या मैं लिख के दे देंगे तो बच्चे की ज़मानत हो जाएगी। फिर उसके ऊपर ज़मानत पक्की हुई मेरे बेटे की। अब वो वहाँ पर चला गया केस कैंट कचहरी के अंदर, मजिस्ट्रेट है उनके पास। उसके बाद जनाब याद है कि वो कौन सी दफात के तहत मुकदमा था? वो थे 338C। ठीक है, इसके तहत वो उसकी सब मेरे पास एक मैं अभी आपको पेपर दिखाऊंगा। अब मैंने तब पूरे रूटीन वाइज लिखे। अब जब ये सारा कुछ हुआ, बेटे को भी बेगुनाह मुलव्वस कर दिया, जी। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। कोशिश की कि किसी पुलिस के बड़े अफसर के पास जाएं कि बेटी के साथ भी जुल्म हो रहा है, बेटे पे भी झूठी FIR हो गई है, तो कहीं गए कोई दाद रसी के लिए? मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, मैं नहीं गया। नहीं गया मैं। SHO लेवल तक, SHO लेवल तक गया हूँ। क्या नाम है, DSP इन्वेस्टिगेशन इंतखाब शाह साहब वहाँ पर ही होते हैं, बिल्कुल मुगलपुरा सर्कल। उन्होंने उनके पास एक दफ़ा सिर्फ हम लोग गए हैं। उन्होंने उसको भी बुलाया, लड़के को भी, उसका बड़ा भाई भी आया हुआ था। ठीक। उन्होंने जिस वक्त वो इसने जो हमारा वो था इन्वेस्टिगेटर था SHO वारिस नहीं अच्छा, आईओ आपका, आईओ, उसको जिस वक्त उन्होंने वो क्या नाम सुना, लड़के को भी और हमें भी सुना, तो उन्होंने कहा कि यार मेरी 37 साल सर्विस हो गई है, इसके 27 साल सर्विस हो गई है मेरी। मैंने आज तक ये केस नहीं सुना कि भाई ने बहन के पेट पे मार दिया। मैंने ये ज़रूर सुना कि खामद ने मारा। एक गल सही करी। उसके बाद जनाब अला उसने वारिस ने हमें DSP साहब तक जाने का उसने तसव्वुर भी नहीं मतलब हमें करने दिया कि वहाँ जाओ। वो हमारे साथ इस तरह हो गया जिस तरह बहुत क्लोज नहीं होते। बेसिकली ना वो हमें इस तरफ ला रहा था कि सुलह सफाई कर लो, सुलह सफाई कर लो। पुलिस
उनका मौक़िफ़ जो था पुलिस वो उनके साथ है। साथ थी, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब ये भी मामला हुआ, ये जो बच्ची की अचानक आपको इत्तला मिलती है हाँ कि उसको तशद्दुद किया गया, जी, किस तरह से मैं मारा, कैसे गया, मैं किस मैं मैं आपको ये भी बताता हूँ, थोड़ा सा ज़रा मैं बता दूं कि जिस वक्त हमारी बच्ची की जो सुलह सफाई का स्टाम लिखा गया है ना, ठीक, ये दोनों रफ़ीक और वो वही पुलिस वाला वहाँ थे, इन्होंने अपने हाथ से मुझे लिख कर दिया जी कि ये लिखवा कर लाए हैं आप। हाँ, ठीक है, वो मेरे पास, वो भी उनके हाथ का लिखा हुआ वो भी मेरे पास मौजूद है। ठीक, मैंने वो स्टाम लिखवाया वहाँ पे, तो ठीक। जिस वक्त अंगूठे दस्तखत हो गए ना, तो वो रफ़ीक जो ASI है वहाँ का गाज़ियाबाद का, वो मुझे कहने लगा कि हुण तुसीं 2-3 महीने इत्थे नहीं बढ़ना इन्हां दे घर। मैं कहा क्यों नहीं बढ़ना, ए तुहानूं मैं बाद ही दसांगा, बस तुसीं नहीं इत्थे आना हूँ। ये मैं हल्फन कुरान पे हाथ रख के ये बात बता सकता हूँ। हम खामोश होके आ गए, हमने कहा यार बच्ची हमारी सही रहनी चाहिए। वहाँ पे एक चेयरमैन है, उसका नाम है कलीमुल्ला, उसने कहा जी मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुहानूं रिपोर्ट देंदा रहांगा। मैं गए बगैर उसको फ़ोन करके पूछता था, डायरेक्ट फ़ोन बच्ची से नहीं बात होती थी? सर ना बच्ची के पास फ़ोन फ़ोन है भी नहीं था? ना उसको तो घर कलीमुल्ला जो साहब वहाँ का, उनका वो जो है, उसने ये कहा है कि शौकत साहब असी पहले तुहानूं गलत समझने सा, उसने गाली दे के कहा कि ये बहुत गलत बंदे हैं। कहना मैनू नहीं पता सी कि एडा जुल्म कर देने बच्ची दे नाल। ये कलीमुल्ला ने मुझे कहा, ये इसके लिए भी मैं हलफ दे सकता हूँ। ठीक, उसके बाद ऐसा हुआ कि हम उसको फ़ोन करके पूछ लेते थे, वो कहते थे ठीक है, नहीं ठीक है। 20 कह रहा हूँ, ये क्या नाम इसका, 1 तारीख को इसी महीने, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, मैं और मेरा भाई हम यहाँ बैठे हुए थे। मेरी बेटी को फ़ोन आता है, मेरी बेटी का, अनिका का, कि मदिया, एक अननोन नंबर से, कि मदिया मेरे ना बच्चे भूखे हैं, ना दूध है इनके पास, ना पैम्पर है, कुछ भी नहीं है, खुदा का वास्ता थोड़े से पैसे मुझे भिजवा दो। इसने कहा कितने पैसे, तो पीछे से वो बोला जुनेद, शोहर उसका, शोहर उसका, कि 1.5 लाख रुपए इन्हों को मांग। उन्हें कहा मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए। उन्हें कहा मैं कहाँ से तुम्हें 1.5 लाख रुपए दूँ, पहले मामा थी वो करती रही जो भी कुछ, जिस तरह भी कुछ करके तुम्हें देती रही हैं, मैं कहाँ से दूँ, कि तुम ना अब्बू से कहो। अनिका ने कहा, उसने कहा पापा का नंबर तेरे पास है, तू पापा को खुद फ़ोन कर। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। 5 मिनट के 10 मिनट के बाद मुझे एक फ़ोन आता है जो कि मेरे पास मौजूद है, उसका नाम है गफूर, नाम है बंदे का, ठीक है, उसका नंबर भी मेरे पास है। ठीक है। उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि जी आप शौकत साहब कौन बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप शौकत साहब बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ जी मैं शौकत बोल रहा हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਧੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਮੁਗਲਪੁਰੇ 'ਚ, ਗੰਜ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, तो तुसी ना मैं आके तानू फ़ोन करांगा। मैंने ये सोचा, मैं कि 1 से 2 हो जाएंगे तो चलो वहाँ पे महल्लेदार भी साथ हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी सानू तुसी आके फ़ोन भी करोगे, असीं फ़ोन नहीं चुकांगे ना, असीं, क्योंकि यह तुहाडी लड़ाई साढ़े सिर पाई जानी है, ये बंदे सही नहीं गए। लो जी उसी तरह मैं आप बिलीव नहीं करेंगे कि चप्पल तक मैं दूसरी पहन के यहाँ से निकल गया। मैं भाई को मैंने साथ लिया, हम आ गए, वहाँ जाके नॉक किया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर के बाद ना वहाँ पे एक बच्चे ने ऐसे करके ज़रा दरवाज़ा खोला, मैंने दरवाज़ा खोल के एकदम मैं ऊपर भागा। पीछे पीछे मेरे ये भी आ रहा था, ये भी सीढ़ियों तक था, मैं ऊपर पहुँच गया था, 3री मंजिल के ऊपर एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था। वहाँ पे ना बच्ची को लिटाया हुआ था, माँ ने उसके पैर पकड़े हुए थे, दोनों बहनों ने हाथ पकड़े हुए थे। भाई इसका जो बड़ा भाई है खुर्रम, उसने डंडा पकड़ा। तमाम लोग उस FIR में मुलजिम हैं? जी मुलजिम है। ठीक है। और ये जुनेद बेल्टों से उसको मार रहा था। जब इन्होंने हमें देखा ना, ये इन्होंने सब ने उसको छोड़ मुझे जनाबला इन्होंने धक्के दे के, 2 लड़के और आए नीचे से, उन्होंने इसको पकड़ लिया भाई को मेरे, वहीं से नीचे घसीटते हुए लिया, बाहर लेकर गए हमें। उन्होंने ले जाकर गली में ना मेरे एक साइड के ऊपर नुक्कर में बिठा दिया कि गालियाँ देने, जो भी कुछ वो बहुत बदतमीजी कर, ऐथो उठे तो गोलियाँ मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। काफ़ी देर उन्होंने बिठाए रखा। फिर उसके बाद ना हम वहाँ से निकले। मैंने भाई को कहा, मैं कि यार कॉल चलाते हैं 15 के ऊपर, या कहने लगा यार मेरा तो मोबाइल घर चार्जिंग पे लगा हुआ है। मैं कहा मैं भी जल्दी से आ गया। खैर हम वहाँ से मोटरसाइकिल लेके हम सीधा यहाँ आए।
घर आए। यहाँ पर आके मैंने ना, मेरे एक दोस्त हैं उनको मैंने फ़ोन किया, मैं कहा जी ऐसे ऐसे मेरे साथ मसला हो गया। कहते मैं ना थाने सारा कुछ पता करके तुम दसना। ठीक है। उसका फ़ोन नहीं आया। मैं सुबह रूटीन में अपने काम पे गया हूँ, मुझे 10:30 बजे उनका फ़ोन आया। कहने लगा यार तू ना इस तरह कर जाके ना उथे नसीम खान SHO है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं क्या खैरियत है? हाँ, कहने लगा हाँ खैरियत है, बस तू उथे पहुँच। मैंने उसी वक्त हेलमेट लिया, मोटरसाइकिल स्टार्ट की, मैं वहाँ पहुँच गया। ठीक। नसीम खान साहब के वहाँ नहीं थे। कहने लगे तुम मेरा कमरा खोल के अंदर बैठो, टेलीफोन मैंने किया, उन्होंने मुझे नंबर दे दिया था। ठीक। मैं अंदर बैठा, 5-1 मिनट के बाद वो आ गया। मिसरा दुआ करके बिठाया उन्होंने, चाय मंगवा, थोड़ी देर के बाद बिस्किट मंगवा, थोड़ी देर के बाद जूस मंगवा। मैं डर गया, मैं कि यार ये पुलिस वालों का तो ये रवैया नहीं होता। और वही पुलिस जो पहले FIR दर्ज हाँ नहीं जी, कर तो रही ये थी, आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रही जी, थी, जी हाँ। और अब वो अब आपकी खातर तवाज़ा तवाज़ा कर रही है। तो मैं उसको एक ही सवाल कर रहा था, ये खुदा मेरा सामने है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि मैं कहता था यार मेरी बेटी ठीक है? हाँ ठीक है, मेरी बेटी ठीक है। मैं हर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उससे पूछता रहता, हाँ ठीक है ठीक है, करते 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 2 बज गए। ठीक है। 2 बजे फिर ना उन्होंने कहा जी कि मैं हॉस्पिटल जाना है, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਉਹ लड़का लेके गया हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, ये मुझे नसीम खान बता रहा है SHO। मैं ये क्या सर्विस हॉस्पिटल लेकर गया है रात को वो लड़का मारने के बाद। वहाँ जब उसको ये पता चला कि इसकी डेथ हो चुकी हुई है, तो वहाँ से ये घर वाले छोड़ के उसको भाग गए। उसकी जो वहाँ पे जब मरीज़ जाता है को पर्ची लिखते हैं, उस पर एड्रेस वगैरह होता है। वहाँ मुगलपुरे की वजह से उन्होंने मुगलपुरा थाना सर्विस हॉस्पिटल वालों ने किया, इतला दी कि ऐसे बच्ची है, उसका ये नाम है। अब चूंकि उसको पता था कि ये बच्ची का यहाँ केस चल रहा है, वो पुलिस को पता था। उन्होंने मेरे उस दोस्त को जिससे मैंने उसको फ़ोन पे बताया कि ऐसे ऐसे बातचीत है, तो आप ना उसको शौकत को भेजिए वहाँ पे। वो जनाब अल्लाह क्या नाम मुझे लेके गए वहाँ पे हॉस्पिटल। उन्होंने मुर्दा खाना से वो लाश निकाली। जिस वक्त उन्होंने ऐसे पर्दा है, मैं देखते मैं वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे साथ एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे उठा के लिटा के मैंने नहीं देखा। फिर उसके बाद देखा ही नहीं गया मेरे से। उसने फिर वहीं पर ना उसकी पिक्चर्स ली, जहाँ जहाँ ज़ख्म थे, जो जो इतनी जगह पिंडियों की, हाथों की, चेहरे की, गले की, गला दबाया मैं गया। आपको उसकी तस्वीरें दूंगा, सारी तस्वीरें दूंगा, वो सारी थी उसने उतारी। फिर हम थाने चले गए, वहाँ पे उन्होंने मेरे से ये सारा कुछ मैं बोलता रहा, वो लिखते रहे। उसके बाद ना कोई मेरे बैठे हुए वो लड़के को ले आए पुलिस वाले। ठीक है। कि जी इसको हमने पकड़ लिया था सुबह, ये यही है। बाकी मुलजिम पकड़े? बकाया मुलजिमों का मैंने कहा कि जी हमारी टीमें छापा मार रही हैं। नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन आ गया कि जी उनकी ना ज़मानतें हो गई हैं। बाकी लोगों ने ज़मानतें करा ली। अब उनकी 11 तारीख है, ठीक है, इसी महीने की। ठीक है। अच्छा शौकत साहब, ये बताएं कि जो आपने बातें बताई, इसमें तो बहुत सारा कसूर पुलिस का निकलता है, जो बर वक्त कार्रवाई नहीं हुई, बहुत कुछ है। तो अब पुलिस लगता है आपकी मदद कर रही है, कोई आपके इंसाफ मिल पाएगा आपको? अभी नसीम खान की हद तक तो मैं, वो उस बंदे ने मेरा बड़ा साथ दिया है, कानूनन बहुत साथ दिया है। ठीक है। मुझे लेकर भी गया है, FIR भी काटी उसने, सब कुछ किया है। अब ये चली गई है तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन। अभी वो मेरे साथ कोई, उनके साथ मेरा कोई इतना वास्ता ही नहीं पड़ रहा। कोई स्टेटमेंट के लिए कोई आपके पास? अभी तक मुझे नहीं बुलाया कि ये कोई स्टेटमेंट आपने देनी है या क्या। बस ये 2 दफ़ा मैं खुद गया हूँ। मेडिकल रिपोर्ट आ गई? मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या वजह, डेथ की वजह क्या बनी है? वो मैं उनसे कॉपी ले आया हूँ। ठीक है। उसमें मुझे तो नहीं पता कि इसका क्या मतलब है या इसका क्या मतलब है। उनकी पुलिस ने भी नहीं बताया कि किस वजह उन्होंने कहा जी तशद्दुद से उसकी वजह से इसकी डेथ हुई, बेईमाना तशद्दुद। जी हाँ। तो अब वो क्या नाम मैं ले आया हूँ, वो मैं सुबह
किसी से पढ़वाऊँगा कि क्या है, कोई डॉक्टर को दिखाऊँगा या जो वो मुझे बताएगा। शौकत साहब, बहुत बेटियां बाप को प्यारी होती हैं, बड़ी लाडलियां होती हैं। गोद में आपने उसको खिलाया, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह का इंसाफ होना चाहिए? बस यार ऐसा है कि क्या नाम, एक दुआ तो ये है कि अल्लाह ताला बेटियां ना दे किसी को, अगर दे तो उनके नसीब अच्छे रखे। एक तो ये मेरी दुआ है, सबकी बेटियों के लिए मेरी दुआ है, सब मेरी बेटियां हैं। दूसरा ये है कि मैं जो मौजूदा गवर्नमेंट है, एसपी हैं, आईजी हैं, जो भी इस पावर में है, जो कि क्या नाम कम से कम ये बात मेरी अपने पल्ले बांध लें कि मैं चाह रहा हूँ कि इस बंदे को, इसके जो लवाकीन है जिन्होंने सारे ने मिलके मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती की है, इनको ऐसा सबक दें कि आने वाली दूसरी बच्चियों की ज़िंदगियाँ जो उनसी है ना वो बच। मकतूला जो थी और उसके भाई भी हैं, इकलौता भाई है, और एक ही बहन थी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सास बहू का या ससुरालियों के साथ उसका इख्तलाफ या वजह झगड़ा किस बात पे होता था और क्या वजह बनी कि उसकी मौत वाक़या हो गई। भाई, आप अपना नाम बताइएगा। नबील शेख नबील जी। अच्छा नबील, ये बताइएगा कि आपकी बहन की उम्र कितनी थी? 23 साल थी 23 साल जी, थी। मेरे से कितने- छोटी थी आपसे छोटी थी जी। अच्छा, कितने बरस पहले शादी हुई? ये 4 years ago, अच्छा, 4 साल 4 पहले साल हाँ पहले जी। हुई। और बच्चे? 2 बच्चे हैं, तीसरा इसका मिसकैरेज हो गया था, अच्छा, जिस पे इन्होंने मुझे वहाँ बुला के, तो वो मिसकैरेज खुद के यानी तशद्दुद की वजह से हुआ था, तो वो मेरे पे डाल दिया कि भाई आया था तो अपनी बहन को मार के गया है बगैर किसी रीज़न के। मेरे पे 338C का उन्होंने जो है पर्चा भी करवा दिया, जिसकी मैं तरीक़े भुगतता रहा हूँ। अच्छा। तो तो ये रिलेटिव हैं आपके जहाँ पे बहन की नहीं नहीं शादी नहीं हुई? नहीं, ये रिलेटिव नहीं है, ये आउट ऑफ शादी फैमिली कैसे है। हुई थी? ये रिश्ते करवाने वाली थी, उसने यानी मामा को बाज़ार में मिली कि मैं इस तरह करवाती हूँ तो बताऊँगी। उसने दिखाया, तो जिस वक्त रिश्ता हो रहा था तो ये लड़का जो था ये उस वक्त विज़िट वीज़े पे बाहर गया हुआ था, तो कि जी लड़का बाहर दुबई में होता है तो वो आएगा, तो फिर उसके बाद जो है ना हमने पूछा भी बल्कि कि क्या करता है दुबई के, जी सानू तो पैसे भेज देंदा है, सही है, सानू नहीं पता उत्थे की कर रहा की नहीं कर रहा। जब आपको पता चला कि तशद्दुद किया गया या तशद्दुद होता रहता था, तो कभी फैमिली मेम्बर्स ने, उसके ख़ानदान वालों से, आपके ख़ानदान वालों ने कोई बैठ के इस मामले को देखने की कोशिश नहीं की कि आपकी बहन को क्यों तशद्दुद का निशाना बनाता है ये? हमेशा की, जब उसकी बर्दाश्त से बाहर होती थी, सम टाइम वो भाग के भी आ जाती थी। इन्होंने, मैंने ये झूठ नहीं है, इन्होंने उसके पाँव में वो संगली और ताला डाल के ना उसको सबसे ऊपर जो बरसाती जो घर के सबसे टॉप रूफ पे जो कमरा होता है ना वहाँ पे बंद किया हुआ ममटी था। जिसको कहा जाता है। ममटी जिसको कहा जाए। उससे बात भी जब होती थी मेरी तो वो कैद घर में करके रखा, बिल्कुल। जंजीरों से बांध के रखा। क्योंकि वो निकल आती थी, जब उसकी बर्दाश्त से बाहर होती थी ना वो आ जाती थी, लेकिन फिर वापस इसलिए चली जाती थी कि यार मेरे बच्चे हैं। हाँ। 2 बेटियां हैं उसकी माशाल्लाह, एक 3 साल की है, एक 1.5 साल की है। पढ़ी लिखी कितनी थी बहन? FA किया हुआ था उसने, पढ़ी लिखी थी और अच्छी खूबसूरत थी, यानी ये भी नहीं कि यार कोई मसला था। और आप लॉयल्टी देखें कि इतना तशद्दुद होने के बाद भी वो अपने मियाँ को प्रेफरेंस देती थी, हमें कहती थी नहीं मैंने अपने घर जाना है, अपना घर बसाना है। अभी तक यहाँ पे तक जो भी नौबत आई है ना उससे हमने कोई जो पिक्चर्स देखी उसकी, जी उसमें उस पर बहुत बेईमाना तशद्दुद हुआ, निशानात इस तरह के सर, थे। आपने पिक्चर्स देखी हैं, आपने गोडा टूटा हुआ नहीं देखा, आपने हाथों की उंगलियां टूटी हुई नहीं देखी। जिस वक्त उसको गुस्ल दे रहे थे उसका हाथ इस तरह बेंड हो रहा था जिस तरह, यानी क्या अब मैं आपको और क्या तफसील डिटेल बताऊं। आपको इत्तला कैसे मिली जब ये उसको हमें मारा? इतला इस तरह मिली, मोहल्लेदारों ने फ़ोन किया घर पे पापा के नंबर पे, क्योंकि काफ़ी फेमस हुए हुए थे ये मार कुटाई की वजह से। तो उनका फ़ोन आया कि जी 1.5 घंटे से हमें चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, लेकिन आवाज़ें आती जा रही हैं, तो आप खुदारा आके देखें। आएँ और आके अपनी बच्ची को बचाएं।
मोहल्लेदारों ने कोई 15 पे कॉल, पुलिस को कॉल नहीं की? उनका बेसिकली वहाँ पे जो है ना काम जो है वो है मंशियात का। ये उसका भाई जो खुरम जो है वो बेचता है ये शराब शुरू, उनकी जाती है मंथली, ठीक है। अब वो इस चक्कर के अंदर जो है ना पुलिस को हमने एक दफ़ा नहीं, ये जब मेरा भी केस हुआ पुलिस साथ लेके गए हैं। ऊपर जुनेद खड़ा हुआ है कि यार हमारी बच्ची को बाज़याब कर, हमने बच्ची को लेना ये वो। जुनेद आपके जो बेनोई थे उसका नाम है जुनेद? हाँ जी, जुनेद उसका नाम है। ठीक है। अच्छा, फिर आपने बता रहे थे कि क्या हुआ? तो यहाँ से चाचू और पापा गए हैं, तो उन्होंने मोहल्लेदारों ने ये कहा था जी हमारा नाम ना लेना, ये ना करना। उनकी खिड़की और ये जुनेद लोगों की खिड़की जो है वो आमने सामने थी। ठीक है। तो वहाँ जाके ये लोग कॉल्स वगैरह करते ना, उन्होंने तो फ़ोन नहीं उठाया, इनके घर को ताला लगा हुआ था। फिर घर आ गए ये पापा और चाचू। अगले दिन सुबह पापा के दोस्त हैं डीएसपी हमाद, तो तो उनकी रिटायर हो गए? इसका मुझे शेख कंफर्म यानी हमाद की हाँ बात? जी शेख हमाद की हाँ, बात कर रहा हूँ मैं। बहुत यानी उन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा। ठीक है। वो उनकी कॉल आई कि शेख साहब वो बेटी का क्या बना है, तो उन्होंने कहा बस चल ही रहा है, मैंने आना था। वो गए हुए थे उम्रे पे, ठीक है। इस वजह से ज़रा थोड़ा डिले हो गया। कह रहे थे पापा ने कहा मैंने आना ही था, तो क्या कहते हैं उसका आपसे बात करनी थी कि बच्ची को ना बाज़याब कराना। उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ, आप कहाँ पे हो? पापा ने कहा मैं शोरूम पे हूँ। तो मैं आ रहा हूँ, तो आपने मेरे साथ चलना है, एक जगह है ना काम है। वो लेके पापा को मियाँ हॉस्पिटल चले गए। वहाँ जाके जब निशानदेही करवाई तो वो अनीका ही थी। कोई नहीं, जहाँ तक हमारे ये बस में होगा हम लड़ेंगे इस इंसाफ के लिए। इंसाफ आपको मिलना चाहिए और यकीनन एक इंसान की जान गई है। वज़ीर आला पंजाब या पुलिस के हुकाम से कुछ कहना चाहते हैं इधर देख के? बस भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें इस चीज़ के लिए ये इंटरव्यू देना या वायरल नहीं हमने होना या हमने फेमस नहीं होना, हमें सिर्फ हम इस वजह से इंटरव्यू दे रहे हैं। ये मेरा पहला इंटरव्यू है, मैंने इससे पहले किसी को नहीं दिया, सिर्फ इस वजह से दे रहा हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें वायरल नहीं होना। हमें इंसाफ चाहिए कि जिस तरह उसने मेरी बहन को गरम मिस्त्रियाँ रॉड लगाए हैं ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये उसकी बॉडी पे लगे हुए निशान वो बता रहे हैं। उसका गोडा जो टूटा हुआ था सेम कंडीशन में उसको सज़ा दी जाए इसी तरह ही, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। अनीका जो मकतूला है उसकी मौत कैसे वाक़या होती है और इसके हवाले से कानून क्या कहता है? जो उससे पहले उस पर तशद्दुद होता रहा और पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती थी, उस पर कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं? अगर पहले कानून के मुताबिक कार्रवाई होती तो क्या अनीका की जान बच सकती थी? ये कानूनी एक्सपर्ट यानी कि कानूनी माहिर से जानते हैं कि वो इस केस के हवाले से क्या कहते हैं, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। ये अनीका नामी एक लड़की है जिस पे 1 दिसंबर 2024 को तशद्दुद करके जिसको कत्ल कर दिया उसके ससुराल वालों ने। और मुबैना तौर पर उसके जो वालिद हैं, जब उस लड़की पे तशद्दुद हो रहा था तो महल्ले वालों ने कॉल की और वो वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बेटी को नहीं बचा सके। ये एक बहुत ही अजीब बात है। जब मैंने इस एफआईआर को देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई इस बात पे कि अगर वालिदैन पहुँच गए थे तो फिर ऐसा कौन सा मुहर्रिक था, मौत उनकी बेटी का मुकद्दर बन गई। तो जब मैंने इसकी डिटेल्स चेक की हैं तो इसमें बहुत ही कोई ख़तरनाक किस्म के हक़ाइक़ सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि ये आज की बात नहीं है। 2020 में अनीका की शादी जुनेद से हुई, जिस पे उसके वालिद ने हमें बताया है कि वो ड्रग्स और आइस वगैरह बेचता है और उसके पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं। तो
इसके बहुत से पहलू हैं इस केस के। नंबर एक तो ये इसका माशरती पहलू है कि हमारे माशरे में ख़वातीन के अगेंस्ट जराइम क्यों बढ़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ बैकवर्ड एरियाज़ में रिपोर्ट सामने आती थी कि ऐसे इलाके जहाँ पे ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं हैं या आदमी पढ़े लिखे नहीं हैं, जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। अब पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि मुसलसल लाहौर और इसके गिरदो नवाह के इलाकों से बड़े बड़े शहरों में, इवन लाहौर में ये तीसरा चौथा वाक़या है कि जिसमें ख़वातीन को ससुराल वालों ने शदीद तशद्दुद करके उनको मौत के घाट उतार दिया। अब इसका एक पहलू तो माशरती पहलू है, दूसरा इसका कानूनी पहलू है कि क्या उन ख़वातीन को इल्म नहीं था, क्या उनके घर वालों को इल्म नहीं था कि उन्होंने इस जुर्म के अगेंस्ट या उस तशद्दुद के अगेंस्ट कहीं पे FIR दर्ज करवानी है, किसी फ़ोरम पे जाना है। यहाँ पे बहुत से इदारे हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बहुत सी NGOs हैं और हमारी पुलिस है। और 2016 में पुलिस ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए विमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 बनाया गया, जिसके तहत एक हेल्पलाइन बनाई गई है। ख़वातीन पे तशद्दुद के अगेंस्ट जितनी रिपोर्टें होती हैं वो उसके लिए एक अलग से थाना है और उस कानून के तहत उनको रिलीफ फराहम किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सब चीज़ों के बावजूद हमारी ख़वातीन को इंसाफ फराहम क्यों नहीं होता और क्यों उनको मौत ही उनका मुकद्दर बनती है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि इस केस में ये जो अभी हमारे सामने है अनीका का, इसके वालिद ने बताया कि अनीका एक पढ़ी लिखी लड़की थी और 2020 में उसकी शादी हुई जुनैद के साथ, जो कि वक्तन फ़वक्तन उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहते थे। अब इसमें एक और माशरे का जो अहम पहलू हमारे सामने आता है वो ये है कि जराइम पेशा लोग, जब आपका उनके साथ कोई रिश्ता जुड़ जाता है तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हर तरह से, क्योंकि वो तशद्दुद के आदी होते हैं, वो किसी कानून को नहीं मानते। और जब कानून ख़ुद उनके साथ मिल जाए, जब कानून ख़ुद मुजरिम के साथ मिल जाए तो फिर मुजरिम को शह मिल जाती है बहुत ज़्यादा, और उसके लिए जुर्म करना और उसको बार बार करना बहुत आसान हो जाता है। अनीका का कत्ल जो है ये पहला वाक़या नहीं है। सबसे पहले ये इसी साल मई, यानी कि 5 मई 2024 को इसकी वालिदा जुनैद की और इसकी बहनें और जुनैद ख़ुद अनीका के घर जाते हैं, इसकी वालिदा पे तशद्दुद करते हैं और इसकी बहन पे तशद्दुद करते हैं। और उस तशद्दुद की वजह से अनीका की वालिदा 3 दिन के बाद वफ़ात पा जाती हैं। इस पे भी इसके वालिद साहब जो हैं, शेख शौकत साहब जो हैं, वो मिल्लत पार्क थाने में जाते हैं और अपनी बीवी की जो डेथ है और उनका जो हमला है उसको रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ की पुलिस उनकी बात नहीं सुनती। उनकी सिर्फ कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट दर्ज की जाती है, बाकायदा FIR दर्ज नहीं की जाती। नंबर 1, यहाँ से आगाज़ होता है इस जुर्म का, ये इसका बैकग्राउंड है। उसके बाद 9 सितंबर को जब इनके माबैन ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं अनीका और उसके घर वालों के दरमियान, तो वो उसको तीसरी मंजिल पे एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसको खाना पीना नहीं दिया जाता, उस पर डेली बेसिस पे तशद्दुद किया जाता है। और महल्लेदार बताते हैं कि उसकी चीखों की आवाज़ अक्सर आया करती थी, जिससे वालिदैन भी आगाह थे। उसके वालिद शेख शौकत साहब 9 सितंबर 2024 को FIR दर्ज करवाने के लिए जाते हैं थाना मुगलपुरा में। वहाँ पे उनकी कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट तो दर्ज कर ली जाती है, लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं की जाती। वहाँ से वो पुलिस को साथ लेके अपनी बेटी को बाजियाब कराने के लिए जब घर जाते हैं तो पुलिस उनसे ये कहती है कि आप यहाँ बाहर खड़े हों, हम अंदर जाते हैं। तो जब वो थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले वापस बाहर आते हैं और उनको बताया जाता है कि लड़की घर पे नहीं है, लड़की चूँकि गुजरांवाला गई हुई है तो इसलिए वो आपके साथ नहीं जा सकती। तो शेख शौकत साहब फिर घर चले जाते हैं वापस। फिर वो 10 तारीख को दोबारा लेडीज़ पुलिस उसी थाने में जाते हैं और लेडीज़ पुलिस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और लेडीज़ पुलिस को साथ लेके वो फिर दोबारा से बेटी के घर जाते हैं बेटी को बाजियाब करवाने के लिए। तो 9 सितंबर का उनका थाना मुगलपुरा में जाना, 10 सितंबर का उनका थाना मुगलपुरा में जाना और अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए कोशिश करना,
ये साबित करता है कि उन्होंने मुकम्मल कोशिश की कि उनकी बेटी ज़िंदा रहे और उन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी पुलिस जो कि बाउंड है कि किसी भी रिपोर्ट को वो किसी भी जुर्म हो जाने के 24 घंटे के अंदर अंदर वो एफआईआर दर्ज करेगी, लेकिन किसी ने एफआईआर दर्ज ना की, बल्कि पुलिस ने मिली भगत के साथ जुनैद के साथ मिल के उसका भाई नबील जो कि अपने बाप के साथ शोरूम पे होता है और उस दिन इस्लामाबाद में था, 12 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई और वो भी अनीका की मुद्दत में। और वक़ुआ इस तरह बनाया गया कि नबील घर आया था और उसने अपनी बहन पे तशद्दुद किया जो कि 8 माह की हामला थी और उसका हमल ज़ाया हो गया और उस पर 338C की एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसकी वजह से शेख शौकत साहब को अदालतों के धक्के खाने पड़े। हमारे मुल्क में इंसाफ फराहम करने के लिए जो पहला दरवाज़ा है वो पुलिस है और दूसरा स्टेप पे अदालतें आती हैं। अब जब उनके बेटे के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो गई तो उन्होंने उसकी बेल की कोशिश की और फिर 29 अक्टूबर 2024 को उनके बेटे की बेल हो गई। लेकिन उसके वालिद बताते हैं कि तारिक मकसूद साहब एडिशनल सेशन जज साहब हैं जिन्होंने बेल दी उनके बेटे को, वो बार बार आईओ जिसका के नाम वारिस है, सब इंस्पेक्टर है मुगलपुरा थाना में, वो बार बार उसको कहते रहे कि इस लड़की अनीका को अदालत में पेश किया जाए। जब अदालत के बार बार कहने के बावजूद वारिस ने उस लड़की को थाने में या अदालत में पेश ना किया, ना ही उसकी बाप से मुलाकात होने दी, बल्कि उसका बाप ये बताता है कि उसने उससे 50,000 तलब किए कि तुम मुझे 50,000 रिश्वत दो तो मैं तुम्हारी बेटी को पेश कर दूंगा अदालत में। इन्होंने 20,000 उसको दे दिए, लेकिन फिर भी उसने, क्योंकि पुलिस का गठजोड़ था जुनैद के साथ, इस वजह से उन्होंने लड़की को अदालत में पेश नहीं किया। इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि जब ये वाक़या होता है उस दौरान, उससे पहले ना सिर्फ उस लड़की की माँ को कत्ल किया गया, उस लड़की की बहन पे तशद्दुद किया गया, उस लड़के के भाई पे एफआईआर की गई और आखिर पे अनीका को भी शदीद जिस्मानी तशद्दुद, साइकोलॉजिकली तो वो बहुत पहले से टॉर्चर हो रही थी, लेकिन जिस्मानी तशद्दुद के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। अब इसमें नोटिस लिया है हमारे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने और मुझे उम्मीद है कि वो इसकी तफ्तीश करेंगे और इस पर मैंने सुना है कि कोई बोर्ड बन गया है, इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पुलिस वक्त पे अनीका के वालिदैन की मदद करती, उनकी एफआईआर दर्ज की जाती, इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाता, तो हो सकता है अनीका आज ज़िंदा होती। अनीका को किस तरह से बेईमाना तशद्दुद के बाद कत्ल किया जाता है, ससुरालियों ने उसके साथ क्या जुर्म ढाया, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। बच्ची का वालिद क्या कहता है, कौन सी दुहाइयाँ देता है और कानून ने उसकी कितनी मदद की, ये सब कुछ आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।